हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास से मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। मुगल सल्तनत में हम लोगों ने बाबर के बारे में देखा था कि किस प्रकार से बाबर के द्वारा भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने हुमायूं के बारे में देखा था। बीच में शेरशाह सूरी आया था। उसके बाद फिर से 1556 में 1555 में मछीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में जो सिकंदर सूरी था उसे हराने के बाद हुमायूं के द्वारा पुनः भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दीन पनाह भवन के पुस्तकालय से गिरने के बाद। जिसके बाद हुमायूं की जो मृत्यु की जो खबर थी उसे दिल्ली की जनता तक पहुंचने से रोका गया। हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला वैक्सी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया और इधर अकबर को ये सूचना दे दी गई कि आप दिल्ली आएँ और दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाएं, क्योंकि हुमायूं की डेथ हो चुकी थी। दोस्तों, इस बात का पता आज हम लोग इसके आगे जानेंगे। और यदि लेक्चर अच्छा लगेगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों, ये जो अकबर था इसका शासनकाल की अगर बात करें, रूलिंग टाइम पीरियड की बात करें, तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो अकबर का रहता है। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा वीर साल के महल में, जो कि अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था, राणा वीर साल के महल में, अमरकोट में। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अकबर का जो बचपन का नाम था ये बदरुद्दीन था, और इसे जलालुद्दीन के भी नाम से हम लोग जानते थे। पूरा नाम इसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जो अकबर, जो ये टाइटल दिया गया था अकबर को, ये हिंदू जनता के द्वारा अकबर का टाइटल इसे दिया गया था। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अकबर का जो प्रथम संरक्षक था वो मुनीम खान, द्वितीय संरक्षक बैरम खान था। दोस्तों, बैरम खान को आगे जा कर के इसके द्वारा वजीर भी नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हुमायूं की मृत्यु होती है। हुमायूं के मृत्यु के बाद हुमायूं की जो मृत्यु की बात थी, डेथ होने की बात थी, उसे दिल्ली की जनता से छुपाया गया ताकि ज़्यादा ये समाज में फैले नहीं खबर, जिस कारण जो है सो दिल्ली पर अटैक हो सकता था। लेकिन मुल्ला वैक्सी को, जो हुमायूं का हमशक्ल था, उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। दोस्तों, इधर क्या होता है कि आदिल शाह सूरी का सेनापति हेमू, जिसे हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है दिल्ली के ऊपर। दोस्तों, इधर पंजाब में अकबर बैठा हुआ था जिस टाइम पर हुमायूं जो शासन में था, तो उस टाइम अकबर जो था वो पंजाब का गवर्नर था। अकबर को ये सूचना दे दी गई थी कि हुमायूं की डेथ हो गई है, आप आ जाइए। लेकिन जब तक अकबर पहुंचता दिल्ली, उससे पहले ही हेमू के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। दोस्तों, ये हेमू जो था ये बहुत ही प्रतापी शासक था। लगातार 22 युद्ध इसके द्वारा जीते गए थे। लगातार 22 युद्ध जीतने का मतलब ये था कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक था। और ये पहले तो नमक का व्यापारी था, बाद में आदिल शाह सूरी का सेनापति बनता है। दोस्तों, क्या होता है कि हेमू, मतलब जो ये दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद अकबर के द्वारा पंजाब के कलानौर वाले स्थान पर अपना राज्याभिषेक करवाया जाता है। पंजाब के कलानौर वाले स्थान पर अपना राज्याभिषेक करवाया जाता है। इसके बाद अकबर के द्वारा बैरम खान को ये सुझाव दिया जाता है कि हम लोग दिल्ली वाला जो क्षेत्र है इसे छोड़ देते हैं, दिल्ली हेमू के पास ही रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि आगरा वाले क्षेत्र में चलते हैं, जो आगरा यूपी में पड़ता है, वहाँ चलते हैं। लेकिन बैरम खान के द्वारा अकबर को मना कर दिया जाता है कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग हेमू से क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। जिसके बाद बैरम खान के कहने पर अकबर के द्वारा दिल्ली पर अटैक करने की योजना बनाई जाती है, दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है, जिसे हम लोग पानीपत के सेकेंड बैटल के नाम से जानते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, इसे हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, पानीपत के युद्ध के बारे में जानते हैं। पानीपत का युद्ध दोस्तों, फर्स्ट बैटल तो हम लोगों ने देखा था कि बाबर और दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है जो अकबर और हेमू के बीच में हो रहा है। दोस्तों, हेमू की जो सेना थी यहाँ पर, वो प्रारंभ से ही अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी और लगभग पूरा जो युद्ध था वो हेमू के हाथों में आ गया था। हेमू युद्ध जीतने ही वाला था कि इधर से मुगल सैनिक की कुछ टुकड़ियाँ आती है जिनके द्वारा लगातार हेमू को निशाना बनाया जा रहा होता है, लगातार उनके द्वारा हेमू को टारगेट किया जा रहा होता है। और हेमू जो था ये हाथी पर बैठा हुआ था।
दोस्तों हाथी पर बैठने का जो स्थान होता है उसको औदा कहते हैं। उस औदे पर बैठा हुआ था हेमू, और इधर से मुगल सैनिकों के द्वारा जो तीरंदाज वाली टुकड़ी थी उसके द्वारा जो मुगल सैनिक थे, मतलब अकबर की जो सेना थी, उसमें जो तीरंदाज वाले सैनिक थे, जो तीर चलाने वाले टुकड़ी थे, उनके द्वारा लगातार हेमू को टारगेट किया जा रहा था। होता क्या है दोस्तों कि एक बाण, एक तीर जो है वो हेमू के आंख में लग जाता है, जिससे दर्द होने के कारण हेमू जो है वो हाथी से नीचे गिर जाता है, मतलब कि औहदे से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण जो हेमू की जो सेना थी उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो शासक है वो मारे गए, जिसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल आ जाता है। कुछ जो हेमू के सेनापति लोग थे वो हेमू को युद्ध के मैदान से निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे पहले वो निकालते अकबर के द्वारा बैरम खान की सहायता से हेमू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद बैरम खान के द्वारा हेमू की हत्या कर दी जाती है। ये बात दोस्तों देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ और देख लीजिए। पहले यहाँ पर एक कहानी भी प्रचलित है कि बैरम खान के द्वारा अकबर को तलवार दी जाती है कि आप हेमू का सर कलम कर दें, लेकिन अकबर के द्वारा मना करने पर बैरम खान के द्वारा स्वयं सर काट दिया जाता है हेमू का। ये दोस्तों बात कहानी है एक। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई। सिंपल सी बात यही याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच होता है? अकबर और आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर की जीत होती है। अकबर जो था ये कलानौर में इसका राज्याभिषेक होता है। पंजाब वाले क्षेत्र का ये सूबेदार था, गवर्नर था। बैरम खान के कहने पर अकबर के द्वारा दिल्ली पर अटैक किया जाता है। तो यहाँ तक का दोस्तों अगर मामला क्लियर हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है यहाँ पर अकबर के जो शासनकाल होता है, अकबर का जो शासनकाल है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का, इसमें दोस्तों विभिन्न समयों पर विभिन्न लोगों का नियंत्रण रहा, प्रभाव रहा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं आज। तो अकबर का जो शासनकाल है उसमें 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक का जो शासनकाल होता है दोस्तों, इस टाइम पर बैरम खान का नियंत्रण रहता है। प्रशासनिक मामलों में पूर्ण रूप से बैरम खान का नियंत्रण रहता है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी फैसला अकबर के द्वारा लिए जाते थे वो बिना पूछे, बैरम खान से पूछे बिना नहीं लिए जाते थे। कोई भी फैसला अकबर स्वतंत्र रूप से नहीं लेता था, उसमें बैरम खान का हस्तक्षेप होता था। इसके अलावा कुछ मामले बैरम खान के द्वारा स्वयं ले लिए जाते थे। पूर्ण प्रभुत्व था बैरम खान का, बहुत ही तगड़ा तरीका से, मतलब इनका प्रभुत्व था बैरम खान का अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था पर। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इधर एक नया गुट तैयार हो रहा था, जो अकबर की मतलब अकबर को बचपन में दूध पिलाने का काम किया करती थी, महामंगा। उनके द्वारा बैरम खान को पसंद नहीं किया जाता था। महामंगा बैरम खान से जलने का काम किया करती थी, जिस कारण इधर एक नया गुट तैयार हो रहा था। महामंगा, झिझियंगा, मुनीम खान और अधम खान, जो बेटा था महामंगा का, उनके द्वारा, जो इनके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचा करती थी कि किस प्रकार से बैरम खान और अकबर के बीच का संबंध जो है सो खराब कर दिया जाए। दोस्तों षड्यंत्र के कारण भी और कुछ परिस्थितियों के कारण अकबर और बैरम खान के बीच जो है सो अनबन हो जाता है। अब अकबर के द्वारा बैरम खान को कहा जाता है कि आप अपने प्रशासनिक मामलों में टांग ना अड़ाइए, मतलब प्रशासनिक मामलों में दखलंदाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये अकबर के द्वारा बैरम खान को कहा जाता है। और अकबर के द्वारा बैरम खान को टोटल 3 प्रस्ताव दिए जाते हैं। ये 3 प्रस्ताव थे। पहला, कालपी व चंदेरी की सूबेदारी ले लीजिए। मतलब कि अकबर के द्वारा कहा जाता है कि अब आप प्रशासनिक पद छोड़िए, अब आप या तो कालपी व चंदेरी की सूबेदारी ले लीजिए, या फिर गुप्त विभाग का अध्यक्ष बन जाइए, या मक्का मदीना की हज यात्रा पर चले जाइए। दोस्तों बैरम खान के द्वारा इन 3 प्रस्तावों में से किसी को मानने से इनकार कर दिया जाता है और बैरम खान के द्वारा अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है। ये एक छोटा सा बैटल होता है जिसे ध्यान में रखेंगे। ये बैटल होता है तलवाड़ा का विद्रोह, जिसे हम लोग नाम जानते हैं तलवाड़ा का विद्रोह, तलवाड़ा का बैटल, जो अकबर और बैरम खान के सेना के बीच होता है, जिसमें अकबर की जीत होती है, बैरम खान विफल होता है विद्रोह करने में, विद्रोह सफल नहीं होता है। जिसके बाद भी अकबर के द्वारा ये 3 प्रस्ताव कहे जाते हैं कि आप रखिए, ये 3 प्रस्ताव में से आप किसी भी एक प्रस्ताव को मान लीजिए। लेकिन बैरम खान के द्वारा
कहा जाता है कि अब हम हज की यात्रा करेंगे। हज की यात्रा पर जाने की गुहार लगाई जाती है अकबर से। अकबर के द्वारा इजाज़त मिलने के बाद बैरम खान जो है वो हज की यात्रा के लिए निकलते हैं। दोस्तों होता क्या है कि गुजरात के पाटन वाले स्थान पर एक अफ़गानी जो मुबारक खान नाम का एक अफ़गानी था, इसके द्वारा ये मुबारक खान नामक अफ़गानी के द्वारा बैरम खान की हत्या कर दी जाती है गुजरात के पाटन वाले स्थान पर। ये यहाँ तक बात दोस्तों अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे देखते हैं कि 1560 से 1562 ईस्वी तक का जो शासन था अकबर का, इस बीच जो प्रशासनिक जो 1556 से 1560 तक था वो बैरम खान का प्रभाव था। 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी तक जो था ये अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था पर महामंगा का प्रभाव था। महामंगा का प्रभाव था। इसके अलावा जीजी अंगा, महामंगा, जीजी अंगा, अधम खान और मुनीम खान का प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों ये अधम खान जो था ये महामंगा का पुत्र था। यहाँ पर क्या होता है कि अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा अधम खान की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद ये भी शासन व्यवस्था ख़त्म हो जाता है। और इस शासन व्यवस्था में महिलाएं के होने के कारण, महिलाओं का नियंत्रण होने के कारण इस शासन व्यवस्था को हम लोग पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के नाम से भी जानते हैं। तो 1560 से 1562 ईस्वी तक का जो शासनकाल है इसे हम लोग पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के नाम से जानते हैं। दोस्तों अधम खान की हत्या की जाती है और अधम खान का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। जो टॉम्ब ऑफ हुमायूं है उसी के अंदर इसका मकबरा है अधम खान का। तो यहाँ तक दोस्तों अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग अकबर के द्वारा किए गए सुधार कार्य के बारे में जानेंगे। अकबर के द्वारा सैन्य सुधार कार्य, अकबर के सामाजिक सुधार कार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि ये लेक्चर अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।